अर्जेंटीन कमांडर ने ब्रिटिश मरीन सोल्जर्स को ज़मीन पे लुटाया, उनका मुंह ज़मीन की तरफ किया और उनकी फ़ोटोज़ ली। ब्रिटिश गवर्नर बहुत नाराज़ हुए और अपनी फुल यूनिफॉर्म पहन के अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ से वो निकल गए। जुलाई 15 को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच में फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच हुआ था। इस मैच के पहले ही दोनों देशों के पॉलिटिकल टेंशन्स को लेकर बातें होने लगी थी, और जब मैच हुआ और अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया, तो उसके बाद अर्जेंटीना के कुछ प्लेयर्स जब सेलिब्रेट कर रहे थे तो वो एक बैनर अपने साथ लेके घूम रहे थे। इस बैनर पे लिखा था लास मालविनास सॉन अर्जेंटीन्स। फॉकलैंड आइलैंड्स को अर्जेंटीना में लास मालविनास कहते हैं। तो इस बैनर पे लिखा था कि फॉकलैंड आइलैंड्स अर्जेंटीना के हैं। इस इंसिडेंट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली फीफा में अर्जेंटीना के खिलाफ एक कंप्लेन रेज की, कहा कि इन प्लेयर्स के अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीथ स्टारमर के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि चाहे हम वर्ल्ड कप ना जीत पाए हों, पर फॉकलैंड आइलैंड्स तो हमारा ही है। कुछ समय पहले ही न्यूज़ आई थी कि यूएस के व्हाइट हाउस ने अर्जेंटीना के प्लेयर्स के इन एक्शंस का खंडन नहीं किया, इसका विरोध नहीं किया, और उन्होंने ये कहा है कि वो अपने देश के अंदर फ्री स्पीच की इज्जत करते। वो जो अर्जेंटीना के प्लेयर्स जो बैनर लेके घूम रहे थे, इसके खिलाफ यूएस गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेगी। आप ये नोटिस करेंगे कि 1980s के बाद जब भी ऐसा मौका आया है, जब इंग्लैंड और अर्जेंटीना किसी भी मुकाम पे, चाहे कोई स्पोर्ट्स का इवेंट हो, चाहे कोई पॉलिटिकल इवेंट हो, अगर आमने सामने होते हैं तो हमेशा फॉकलैंड आइलैंड्स के ऊपर बात शुरू हो जाती है। फॉकलैंड आइलैंड्स एक्चुअली उस वॉर को कहते हैं जो 1982 में हुआ था अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच में, और ये वॉर हुआ था फॉकलैंड आइलैंड्स को लेके। ये आइलैंड एक्चुअली अर्जेंटीना से सिर्फ 300 मील दूर है, तो अर्जेंटीना के बहुत नज़दीक है और ब्रिटेन के बहुत दूर है। पर ब्रिटिश इसको अपना आइलैंड कहते हैं और अर्जेंटीनियंस कहते हैं कि उनका आइलैंड है। इन आइलैंड्स में दो सबसे बड़े आइलैंड्स हैं, एक वेस्ट फॉकलैंड है, एक ईस्ट फॉकलैंड, और बाकी 776 और छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। टोटल साइज देखा जाए तो इनका मिला के बन जाता है 12,100 स्क्वायर किलोमीटर। दोनों कंट्रीज इन आइलैंड्स के ऊपर अपनी ओनरशिप क्लेम करते हैं, और 1982 में इसी को लेके लड़ाई हुई थी, जिसको द फॉकलैंड वॉर भी कहते हैं। पर लड़ाई की शुरुआत 1982 में नहीं हुई थी, ये बहसबाजी बहुत सालों पहले से ही शुरू हुई थी। कहानी शुरू होती है साल 1690 से। ये वो साल था जब एक ब्रिटिश सी कैप्टन जिनका नाम जॉन स्ट्रॉन्ग था, वो इन्हीं आइलैंड्स के बीच से गुजर रहे थे। एग्जैक्टली कहा जाए तो ईस्ट और वेस्ट फॉकलैंड के बीच में से। वो एक्चुअली चिले की तरफ जा रहे थे, पर रास्ता ख़राब होने की वजह से वो इस तरफ आ गए। और जब वो इन दोनों आइलैंड्स यहाँ से गुजर के चले गए, 74 साल तक यहाँ पे कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी बहसबाजी नहीं हुई, क्योंकि किसी ने भी अपने सेटलमेंट्स, अपनी बस्तियां नहीं बनाई थी और कोई ओनरशिप क्लेम नहीं कर रहा था। फिर 1764 में एक व्यक्ति यहाँ पे आता है और उसने अपना सेटलमेंट यानी अपनी बस्ती बनाई। अब ये व्यक्ति ना अर्जेंटीनियन था, उस समय तो अर्जेंटीना था ही नहीं, आज़ाद नहीं हुआ था, ना ये व्यक्ति स्पेनिश था, ना ये ब्रिटिश था, ये था फ्रेंच। इनका नाम था एंटोइन डी बोगनविल, और ये सेंट मालो से चल करके चले थे। और क्योंकि क्यूबेक अभी अभी इंग्लैंड से हारा था, तो इनको ब्रिटिश लोगों से बहुत नफरत थी। तो जब यहाँ से गुजरे, इन्होंने कहा कि ये आइलैंड्स अब फ्रेंच एम्परर लुई द 15 के हैं और उनके नाम पे वो यहाँ पे सेटलमेंट्स बनाएंगे। यहाँ पे उन्होंने एक फोर्ट बनाया और इस जगह को नाम दे दिया पोर्ट लुइस। और यही जगह आगे जाके अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच में लड़ाई का मेन कारण बनता है। हालांकि बोगनविल ने यहाँ पे सेटलमेंट बना लिया था, अपना पोर्ट लुइस तो खड़ा कर दिया था, पर उन्होंने ये कहा कि ये जगह पूरी तरह बंजर है, यहाँ कोई नहीं रह सकता, यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। जब ये सब फ्रेंच बोगनविल कर रहे थे, उसी के अगले साल कुछ ही महीनों के गैप के बाद ब्रिटिश वेस्ट फॉकलैंड पे अपनी एक सेटलमेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे। कोमोडोर जॉन बायरन, जिनका निकनेम फाउल वेदर जैक था, वो वेस्ट फॉकलैंड में 1765 में आए, और उस समय उनको नहीं पता था कि फ्रेंच ऑलरेडी ईस्ट फॉकलैंड पे आके अपनी सेटलमेंट बना चुके हैं। उन्होंने वेस्ट फॉकलैंड में अपना यूनियन जैक यानी ब्रिटेन का झंडा लगाया, वहाँ पे थोड़ी बहुत वेजिटेशन किया, पोर्ट एगमॉन्ट उस जगह का नाम दे दिया और यहाँ से चले गए। इसके अगले साल ब्रिटेन के लोगों ने एक फॉर्मल टुकड़ी भेजी यहाँ पे सेटलमेंट बनाने के लिए। अब यहाँ पे आए कैप्टन जॉन मैकब्राइड। उनको इंस्ट्रक्शंस ये मिले थे कि यहाँ पे अपना किला बनाओ, और अगर इस पूरे रीजन में कोई भी और सेटलर्स हैं, कोई भी और लोग हैं, उनको बाहर निकालो, ताकि ये जगह ऑफिशियली पूरी तरह ब्रिटिश की हो जाए। तब जाके इस समय पहली बार
ब्रिटिश लोगों का सामना फ्रेंच लोगों से हुआ जो कि ईस्ट फॉकलैंड पे थे। तो मैकब्राइड ने फ्रेंच लोगों से कहा कि आप यहाँ से निकलिए, ये हमारा सेटलमेंट है, हमारा किला है। तब फ्रेंच लोगों ने उनसे कहा कि आप अभी किला बना रहे हो, हम आपसे पहले ही बना चुके हैं, आप यहाँ पे गलत आए हो, आप निकलो। तो 1766 तक सिचुएशन ये थी कि ईस्ट फॉकलैंड पे थे फ्रेंच, वेस्ट फॉकलैंड पे थे ब्रिटिश। ये दोनों आपस में लड़ने लगे थे और इस पूरे रीजन में कंट्रोल दोनों का नहीं था, कंट्रोल था स्पेनिश लोगों का, क्योंकि उस समय साउथ अमेरिका का ऑलमोस्ट सारा रीजन स्पेनिश हाथ में था। तो उनको अलग टेंशन हो रही थी कि ये दो लोग आके, दो बड़े एम्पायर के जो हिस्से हैं वो यहाँ पे आके लड़ाई कर रहे हैं, इनकी तो वहाँ पे जगह ही नहीं है, जगह तो हमारी है। पर फ्रांस वाला जो एंगल था स्पेन के लिए, वो सॉल्व करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि उस समय स्पेन और फ्रांस एलाई थे। तो उन्होंने आपस में ही एक डील कर ली। फ्रांस ने ईस्ट फॉकलैंड से पोर्ट लुइस की जो कॉलोनी थी उनको स्पेन को सौंप दिया और उसके बदले में उनको ढेर सारा पैसा मिला। फिर 1767 में यहाँ पे एक स्पेनिश गवर्नर आए और उन्होंने इस जगह का नाम, इस सेटलमेंट का नाम चेंज करके पुएर्टो सोलेडाड कर दिया और ईस्ट फॉकलैंड का चार्ज फॉर्मली अब स्पेनिश लोगों ने ले लिया। यहाँ पे एक स्पेनिश प्रीस्ट भी आए थे, उन्होंने कहा था, आई टैरी इन दिस मिजरेबल डिजर्ट सफरिंग एवरीथिंग फॉर द लव ऑफ गॉड। यानी वो ये कह रहे थे कि यहाँ इतनी बुरी हालत है, इतनी बंजर जमीन है कि यहाँ रहने का कोई पॉइंट नहीं है। उस समय जो ब्रिटिश लोग वेस्ट फॉकलैंड पे थे उसमें भी एक ऑफिसर ने कुछ ऐसी ही बात इंग्लिश में कही थी। उन्होंने कहा दैट दिस इज द मोस्ट डिटेस्टेबल प्लेस आई वाज एवर एट इन ऑल माय लाइफ। तो अब सिचुएशन ये थी कि ईस्ट फॉकलैंड पे स्पेन था, वेस्ट फॉकलैंड पे ब्रिटिश। तो अब स्पेनिश लोगों ने सोचा कि भाई इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। मालिक, बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। बुएनोस एरिस के कैप्टन जनरल फ्रांसिस्को बुकारेली ने अपने 1400 सोल्जर्स को 5 जहाजों के साथ वेस्ट फॉकलैंड से ब्रिटेन को निकालने के लिए भेजा। उस समय वहाँ पे जो ब्रिटिश कमांडर थे उन्होंने पहले बहुत विरोध किया, बहुत प्रोटेस्ट किया, पर जब देखा कि यहाँ पे जो फोर्स लेके ये लोग आए हैं, जितने सोल्जर्स लेके आए हैं, हम लोग पूरी तरह आउटनंबर्ड हैं, आउटगन्ड हैं, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करते हुए वेस्ट फॉकलैंड को छोड़ दिया, यहाँ से वो चले गए। ये बात ध्यान रखिए कि उनकी गैरिसन, उनका पोर्ट एगमोंट जो था उन्होंने वो छोड़ा था, पर यह नहीं कहा था कि हम अब वेस्ट फॉकलैंड को अपना नहीं मानते। अभी के लिए ये पूरा फॉकलैंड आइलैंड्स जो है ये स्पेनिश कंट्रोल में आ गया। यहाँ पे जो ब्रिटिश कमांडर थे उनका नाम था कैप्टन जॉर्ज फार्मर। यहाँ से निकल के जब वो ब्रिटेन गए और वहाँ बताया अपनी सरकार को कि मुझे इस तरह से निकाल दिया गया है, अपनी फोर्स लेके आ गए थे स्पेनिश लोग, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत नाराज हुई और इसके बाद अब स्पेनिश और ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के बीच में तू मैं कहा सुनी शुरू हो गई, नेगोशिएशन शुरू हो गए कि भाई ये आइलैंड्स होंगे किसके। फिर 1 साल तक बहसबाजी चली और अल्टीमेटली दोनों ने एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। स्पेन ने ब्रिटेन को कहा कि आप आ सकते हैं वापस वेस्ट फॉकलैंड में और आपने जो अपना पोर्ट एगमोंट बनाया था वहाँ पे कुछ समय बिता सकते हैं, पर उसके बदले में ब्रिटेन ने वादा किया कि वो अपने आप कुछ समय के बाद चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा करने से ब्रिटेन की बेइज्जती नहीं हो रही थी कि भाई उनके राजा की बेइज्जती ना हो, ब्रिटेन की आबादी की बेइज्जती ना हो, और स्पेन को भी लग रहा था कि वहाँ हम रहते तो हैं नहीं, कुछ खास वहाँ पे यूज़ तो होता नहीं है, तो ठीक है, इनकी बेइज्जती भी नहीं होगी और हमारा काम भी हो जाएगा। इसी कॉम्प्रोमाइज़ के बाद ब्रिटेन वापस वेस्ट फॉकलैंड में आए और अब ब्रिटिश सरकार इतनी मोटिवेटेड थी जनता को ये बताने के लिए कि फॉकलैंड में कुछ रखा नहीं है, काम की जगह नहीं है, बिल्कुल बैरन है, बंजर है, कि उन्होंने कुछ राइटर्स को, एक पर्टिकुलर बहुत फेमस राइटर को हायर किया कि भाई तुम ऐसे आर्टिकल्स छापो जिससे जनता को लगे कि फॉकलैंड में हमको नहीं जाना चाहिए। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो कि ब्रिटेन के एक बहुत जाने माने राइटर थे, उन्होंने फॉकलैंड के बारे में लिखा कि इट इज़ थ्रोन असाइड फ्रॉम ह्यूमन यूज, स्टॉर्मी इन विंटर, बैरन इन समर, एन आइलैंड which not even the southern savages have dignified with habitation, where a garrison must be kept in a state that contemplates with envy the exiles of Siberia। तो ऐसी बातें यूके की गवर्नमेंट ने खुद छपवाई और फिर अल्टीमेटली 1774 में चुपचाप ब्रिटिश गैरिसन जो यहाँ पे था उन्होंने यहाँ पे एक प्लाक रखा जिस पे लिखा था कि किंग जॉर्ज III के नाम पे हम इस आइलैंड को क्लेम करते हैं, और इसके बाद वो यहाँ से चले गए। तो अब ब्रिटिश प्रेजेंस यहाँ पे नहीं थी, पूरे जो ये आइलैंड्स थे वो स्पेन के कंट्रोल में थे। यहाँ तक बात आ गई। ये 1774 की बात। कुछ सालों के बाद 1790 में ब्रिटेन और स्पेन के बीच में एक और समझौता होता है। समझौता किसी और चीज़ के बारे में हुआ था, पर उस समझौते में एक पॉइंट फॉकलैंड आइलैंड के बारे में भी था। इस समझौते को नूटका साउंड कन्वेंशन कहते हैं और इसमें ब्रिटेन ने कहा कि वो साउथ अटलांटिक में कोई नई कॉलोनी नहीं बनाएंगे और उसके आसपास के जो आइलैंड हैं उनमें जितने भी उनके क्लेम्स हैं उनको छोड़ने के लिए वो तैयार हैं।
ये एक कन्वेंशन जो नूटका साउंड कन्वेंशन है, इसको आज भी अर्जेंटीनियंस क्लेम करते हैं कि देखिए ब्रिटिश ने कहा था कि उनकी कोई ओनरशिप, कोई नई कॉलोनी वहाँ पे नहीं बनेगी। ये अर्जेंटीनियन साइड कहती है। इसके जवाब में ब्रिटिश ये कहते हैं कि हमने ये कहा था कि हम कोई नई कॉलोनी नहीं बनाएंगे, पर हमारे लोगों ने वहाँ से निकलने से पहले एक प्लाग छोड़ा हुआ था। मैंने बताया था ना कि प्लाग छोड़ के गए थे, किंग जॉर्ज III के नाम पे ये आइलैंड क्लेम करते हैं। उस प्लाग की वजह से हमारी वो कॉलोनी थी, तो हमने जो 1790 का जो कन्वेंशन था उसको तोड़ा नहीं है, हमने कोई नई कॉलोनी नहीं बनाई है। तो ये कन्वेंशन साइन हो गया। इसके बाद स्पेन, जो खुद साउथ अमेरिका के एक बहुत बड़े एरिया को कंट्रोल करता था, उनकी खुद की पकड़ यहाँ पे कमज़ोर होने लगी। 1810 में बुएनोस आयरीज इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ने लगा और 1811 में स्पेन ने फॉकलैंड आइलैंड में जितने भी उनके सेटलर्स थे, स्पेनिश सेटलर्स, उनको बुला लिया। तो वापस यहाँ पे अब कोई भी नहीं था। हालांकि कहने के लिए स्पेन की टेरिटरी थी, पर लोग वहाँ पे उनके नहीं थे। फिर 1820 में जो स्टेट आगे जाके अर्जेंटीना बना, उनको ये क्लेम करना था कि अब स्पेन यहाँ से चले गए, पर उनके वो जो आइलैंड है फॉकलैंड आइलैंड, उन पे अब इस स्टेट का कंट्रोल होगा। तो उन्होंने अपनी ओनरशिप को क्लेम करने के लिए अपनी एक फ्रिगेट वहाँ पे भेजी। तो स्पेन का जो हिस्सा अर्जेंटीना नाम का कंट्री बना, उन्होंने ये क्लेम किया कि ये आइलैंड अब हमारे होंगे। तो 1829 तक उन्होंने अपना एक गवर्नर वहाँ पे बैठा दिया था फॉकलैंड आइलैंड पे, जो वहाँ पे गवर्नर का भी काम कर रहा था और बिजनेसमैन का भी काम कर रहा था, क्योंकि यहाँ से वेसल्स गुजरती थी, कुछ शिपिंग होती थी, मछलियों को पकड़ते थे लोग। तो यहाँ पे अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर एंट्री होती है यूनाइटेड स्टेट्स की। अक्सर वो लोग किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में घुसते ही थे, यहाँ पे भी घुसे, पर यहाँ पे लड़ने के इंटेंशन से नहीं घुसे थे। यहाँ के गवर्नर लुइस वर्नेट थे और उन्होंने कहा कि एक अमेरिकन शिप हैरियट इस एरिया में इलीगल सीलिंग कर रही है, तो इस शिप को पकड़ के वो बुएनोस आयरीज में ले गए। इस बात से जो वहाँ पे अमेरिकन कॉन्सुलेट थी, वो लोग बहुत नाराज हुए और उन्होंने इस शिप को छुड़ाने के लिए अपनी एक वॉरशिप USS लेक्सिंगटन को भेजा। इसके कमांडर थे कैप्टन साइलस डनकन। उन्होंने सिर्फ वो प्रॉपर्टी वापस नहीं ली जो कि अर्जेंटीनियंस ने कैप्चर करके रखी थी, वहाँ पे उनके गन्स को डिस्ट्रॉय किया, कुछ सेटलमेंट्स को तोड़ दिया और ये डिक्लेयर कर दिया कि ये जगह कोई गवर्नमेंट नहीं चला सकती। इसको फ्री ऑफ गवर्नमेंट्स डिक्लेयर कर दिया। मॉडर्न भाषा में इसको बहुत लोग एक पायरेसी का इंसिडेंट कह सकते हैं। इस अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट का रिजल्ट ये हुआ कि जो अर्जेंटीनियन प्रेजेंस यहाँ बनी हुई थी, ठीक ठाक काम चल रहा था, वो पूरी तरह तहस नहस हो गई। अब इस केओस की सिचुएशन से बचने के लिए अर्जेंटीनियंस ने एक नया गवर्नर वहाँ पे भेजा। यहाँ आने के कुछ ही समय के बाद उसका मर्डर हो गया यहाँ पे। तो पूरा फॉकलैंड आइलैंड इस समय केओस में था। इस केओस की सिचुएशन में ब्रिटिश लोगों ने अपनी शिप्स यहाँ पे भेजी। जनवरी 2, 1833 को 2 ब्रिटिश वॉरशिप HMS टाइन और HMS क्लियो कैप्टन जेम्स ऑन्सलो के लीडरशिप में फॉकलैंड आइलैंड पे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे पहुंची। अब हालांकि यहाँ बहुत केओस था, पर एक अर्जेंटीनियन गवर्नर यहाँ पे अभी भी थे। इस ब्रिटिश कैप्टन ने इनको कहा कि अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, हम यहाँ कंट्रोल करेंगे, अपना झंडा उतार दीजिए और यहाँ से अपना बुरा बिस्तर पैक करके निकलिए। अर्जेंटीनियन गवर्नर ने इस बात पे प्रोटेस्ट किया, पर वो देख रहे थे कि ब्रिटिश लोगों ने 2 वॉरशिप भेज दी हैं, पूरी तरह आउटगन्ड है अर्जेंटीनियंस, तो अपना सब कुछ पैक करके यहाँ से निकल गए। ये 1833 की बात है। 1833 से लेके आज तक फॉकलैंड आइलैंड पे ब्रिटिश लोगों का ही कंट्रोल रहा, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू डेज। 1982 के साल के अंदर कुछ दिनों के लिए ब्रिटिश लोगों का कंट्रोल फॉकलैंड आइलैंड पे नहीं रहा और वहाँ पे जो घटनाएं हुई थी उसी को आज बैटल ऑफ द फॉकलैंड्स या फॉकलैंड्स वॉर भी कहते हैं। अगर 1833 की बात करें तो इस घटना के बाद हालांकि अर्जेंटीनियंस फॉकलैंड आइलैंड को वहाँ पे अपनी प्रेजेंस खत्म करके यहाँ पे वापस आ गए थे, पर अपने क्लेम को कभी छोड़ा नहीं था। तो कभी भी अर्जेंटीनियंस ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि फॉकलैंड आइलैंड्स हमारे नहीं रहे। और जो भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा था स्कूल में, अर्जेंटीनियन कल्चर में, उनके हिस्ट्री में, फॉकलैंड आइलैंड को हमेशा ऐसे ही बता रहे थे कि वो उनके आइलैंड्स। 1833 के बाद जो मेजर डेवलपमेंट फॉकलैंड आइलैंड पे हुआ वो लगभग 150 साल के बाद हुआ था, 1981 में। तो 1982 में तो लड़ाई हुई थी, पर उसके 17 सालों पहले तक भी ब्रिटिश और अर्जेंटीनियंस लगातार नेगोशिएट कर रहे थे इन आइलैंड्स को लेके। 1976 से स्टार्ट करके एक काउंसिल ऑफ जनरल्स और एडमिरल्स अर्जेंटीना की सरकार चला रहे थे। उन्होंने बहुत सारे सिविलियंस को, बहुत सारे ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जो कि उनको लगता था कि उनके खिलाफ बात करते हैं, और इस चक्कर में बहुत सारे लोगों का मर्डर हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे गायब हो जा रहे थे। तो जो गवर्नमेंट थी उसकी इमेज अपनी पब्लिक के बीच में अच्छी नहीं थी।
उसके ऊपर से अर्जेंटीना की इकोनॉमी की हालत लगातार ख़राब होती जा रही थी, महंगाई बहुत बढ़ रही थी। तो 1981 ख़त्म होते होते अर्जेंटीना के पब्लिक के मन में ये सेंटिमेंट था कि हमारी सरकार ठीक नहीं है और बहुत सिचुएशन बहुत ख़राब होती जा रही थी। इस सिचुएशन के बीच में दिसंबर 1981 में एक जनरल जिनका नाम लियोपोल्डो गैल्टिएरी था, उन्होंने पिछले प्रेसिडेंट को हटा के खुद पावर अपने हाथ में ले ली। उनके एक साथी थे मिलिट्री जनता के, उनका नाम था एडमिरल होर्हे अनाया। उन्होंने इस खराब सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए एक आइडिया दिया, क्यों ना हम फॉकलैंड आइलैंड को मिलिट्री फोर्स भेज के इन्वेड करें। जब भी किसी कंट्री की इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब होती है या गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जनता बहुत नाराज़ है, तो अक्सर हिस्ट्री में देखा गया है कि कोई ना कोई वॉर करा दिया जाता है या ऐसी कोई घटना करा दी जाती है जिसमें सारी देश की जनता एकजुट हो जाए किसी पैट्रियोटिक फीलिंग को लेके। अगर आप एक मेजर लड़ाई नहीं कर रहे हो तो एक बड़ा कॉन्फ्रंटेशन तो होना ही चाहिए, यानी किसी और पार्टी के साथ, किसी और देश के साथ एक बहुत सीरियस आर्ग्यूमेंट जो लड़ाई तक बात पहुंच जाए। अगर आप ऐसा करते हो तो जो आपके देश की आबादी है वो अपनी रोज़मर्रा की तकलीफ़ें कि पैसा नहीं है, खाने को नहीं मिल रहा है, इसको कुछ समय के लिए भूल जाएगी और सब एकजुट होकर बस ये बात करेंगे कि हमको इस लड़ाई में जीतना है। ये सोच थी उस समय की अर्जेंटीना की लीडरशिप की। इन्वेजन का कोई बहुत सॉलिड प्लान नहीं बना था। कुछ मिलिट्री के टॉप लोग थे जिनको ये पता था कि फॉकलैंड आइलैंड पे अर्जेंटीना अब इन्वेड करेगा, और क्योंकि बैकग्राउंड में लगातार अर्जेंटीनियन और ब्रिटिश ऑफिशियल्स के बीच में लगभग 17 सालों से नेगोशिएशन चल रहे थे फॉकलैंड आइलैंड को लेके, और ऐसा लगने लगा था कि ब्रिटिश लोग मान ही लेंगे कि चलिए ये अर्जेंटीना के ही आइलैंड्स हैं, हम लोग यहाँ से आ जाते हैं। सिचुएशन उस तरफ जा रही थी, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई समय जिसने अल्टीमेटली यहाँ पे वॉर करवा दिया। एक तो ये चीज़, ब्रिटिश लोग खुद धीरे धीरे फॉकलैंड आइलैंड के आसपास अपनी मिलिट्री प्रेजेंस कम कर रहे थे। ब्रिटिश लोगों की एकमात्र पेट्रोल शिप थी जो कि साउथ अटलांटिक रीजन में उस समय ऑपरेट करती थी, इसका नाम था HMS इंड्योरेंस। इसको भी वो लोग यहाँ से निकाल ले रहे थे क्योंकि उनका ये कहना था कि हमने इस शिप को इस रीजन में पेट्रोल करने के लिए रखा हुआ है, यहाँ पे लगभग 2 मिलियन पाउंड का खर्चा हर साल हमको आ रहा है, इससे अच्छा ये है कि यहाँ से हम निकाल ही लेते हैं, कुछ खास प्रेजेंस हमारी वहाँ पे है तो है नहीं। उसके ऊपर से इसी दौरान ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास हो रहा था, ब्रिटिश नेशनैलिटी बिल, जिसका इफेक्ट ये होता कि फॉकलैंड आइलैंड पे जो लोग रहते हैं उनको ये राइट नहीं होगा कि वो ब्रिटेन में भी आके एज सिटीजन्स रह सकें। इसका मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश जनता ये कह रही है, उनके इलेक्टेड लीडर से कह रहे हैं कि फॉकलैंड में जो हमारे लोग रहते हैं वो सेकेंड रेट ब्रिटिश सिटीजन होंगे। जब ब्रिटेन के अंदर ये बिल पास होने जा रहा था तो इससे अर्जेंटीनियंस से समझ रहे थे कि ब्रिटिश लोगों को फॉकलैंड आइलैंड से कोई खास मतलब है नहीं, तो अगर हम मिलिट्री इन्वेजन कर भी देंगे तो ब्रिटेन की तरफ से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो एक तरफ अर्जेंटीनियंस इन्वेड करना चाहते थे क्योंकि जनता एक साथ हो जाए, जो इकोनॉमिक हालत ख़राब है उस पर कोई ध्यान ना दे, एक वो था। दूसरी चीज़ थी कि ब्रिटिश लोग खुद भी वहाँ से पीछे हट ही रहे थे। एकदम सही तरह से बातें चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि अर्जेंटीनियंस प्रॉपरली फॉकलैंड आइलैंड को वंस एंड फॉर ऑल ऑक्यूपाई कर लेंगे। परंतु 1982 में एक और घटना हो जाती है जिसने इस पूरी सिचुएशन को डामाडोल कर दिया। एक अर्जेंटीनियन बिजनेसमैन था जो कि साउथ जॉर्जिया का एक आइलैंड था जो कि फॉकलैंड आइलैंड से और साउथ ईस्ट में था 1000 किलोमीटर दूर। वहां पे जाके इस अर्जेंटीनियन बिजनेसमैन ने अपने कुछ वर्कर्स को लैंड कराया और एक झंडा लहरा दिया अर्जेंटीना का। इस बात को जब ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने देखा तो उन्होंने उस व्यक्ति को कहा कि आपने जहाँ पे अपने लोगों को लैंड करा दिया है, अपना सामान, आप अपना बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो, अपना झंडा लगा दिया है, वो हमारी टेरिटरी है, यहाँ से आप पहले हमसे रिटर्न परमिशन लीजिए। इस बात के बारे में ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स में खबर आ गई और ये फ्रंट पेज पे आ गया कि अर्जेंटीनियंस वहाँ पहुँच गए हैं, अपना झंडा लहरा रहे हैं हमारी टेरिटरी पे। अब कमाल की बात देखिए, ये जो अर्जेंटीनियन बिजनेसमैन यहाँ गया था ये फॉकलैंड आइलैंड पे नहीं गया था, ये वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है। ये इतना दूर है आइलैंड कि अर्जेंटीना फॉकलैंड से ज़्यादा दूर है, अंटार्कटिक के ज़्यादा नज़दीक है। वहाँ इसे झंडा लगाया था, पर क्योंकि इस पूरे एरिया के अंदर जितनी भी ब्रिटिश टेरिटरीज थी, ब्रिटिश ये मानते थे कि ये सारा जो एरिया है वो फॉकलैंड आइलैंड के एडमिनिस्ट्रेशन से ही कंट्रोल होता है। तो अगर यहाँ कोई बाहर से आके कुछ भी अपना काम करने की कोशिश कर रहा है तो उनको पहले ब्रिटिश लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि
ये ओनरशिप ब्रिटिश की है। क्योंकि मीडिया में खबर आ गई तो सडनली लोग बोलने लगे कि अच्छा, अर्जेंटीनियंस हमारी जगह पे आके ऐसे अपना झंडा लगा ले रहे हैं, ये तो सही नहीं होगा। इसकी वजह से ब्रिटेन के अंदर एक सेंटिमेंट बनने लगा कि फॉकलैंड आइलैंड पे अगर अर्जेंटीनियन सोच रहे हैं कि वो आ जाएंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ये चीज़ अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने देखी, जो कि एक जनरल थे, उनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इस सब में उतना इंटरेस्ट नहीं था, तो उन्होंने कहा कि फटाक से यहाँ पे इन्वेजन करो, इससे पहले कि कोई मेजर डिप्लॉयमेंट ब्रिटिश फोर्सेस यहाँ पे कर दें। तो इस तरह से अर्जेंटीना की तरफ से फॉकलैंड की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। 2 अप्रैल 1982 की सुबह 4:30 बजे अंधेरे का फायदा उठाते हुए 150 अर्जेंटीन स्पेशल फोर्सेस कमांडोज फॉकलैंड आइलैंड्स के बीचेस पे उतरे। उन्होंने फॉस्फोरस ग्रेनेड्स और ऑटोमेटिक फायर से मूडी ब्रुक में ब्रिटिश मरीन बैरक्स पर अटैक किया, लेकिन जो 68 रॉयल मरीन्स के सोल्जर्स वहाँ पे थे वो पहले ही वहाँ से निकल चुके थे। इसके बाद कमांडोज गवर्नमेंट हाउस की तरफ बढ़े, जहाँ गवर्नर रेक्स हंट और मेजर माइक नॉर्मन उनका वेट कर रहे थे। मरीन्स ने 2 घंटे तक फाइट बैक किया, 2 अर्जेंटीन सोल्जर्स मारे गए। फिर पोर्ट स्टैनली हार्बर पर आर्मर्ड ट्रूप कैरियर्स आने लगे। सुबह 8:30 बजे तक ब्रिटिश गवर्नर हंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि हार हो चुकी है और वो सरेंडर करने के लिए राजी हो गए। अब अर्जेंटीनियन फोर्सेस ने ब्रिटिश मरीन सोल्जर्स को ज़मीन पे लिटाया, उनका मुंह ज़मीन की तरफ किया और फिर उनकी फ़ोटोज़ क्लिक की। बहुत बेइज्जती फील हुई ऑब्वियसली रेक्स हंट को, और फिर उन्होंने अपनी पूरी यूनिफॉर्म पहनी, अपनी पूरी यूनिफॉर्म में अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ से वो निकल गए। इस तरह से अर्जेंटीनियन सोल्जर्स ने इस समय के लिए अपना फ्लैग वहाँ पे लहरा दिया। इस अटैक के 8 घंटे बाद तक भी ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को पता ही नहीं था कि फॉकलैंड उनके हाथ से निकल चुका है, क्योंकि उनके सारे रेडियो कम्युनिकेशंस को अर्जेंटीनियन सोल्जर्स कैप्चर कर चुके थे या डिस्ट्रॉय कर चुके थे। तो उनको जो भी न्यूज़ मिल रही थी वेस्ट फॉकलैंड के बारे में, वो मिल रही थी बुएनोस आयरेस के रेडियो कम्युनिकेशन से। वहाँ पे जो रेडियो ब्रॉडकास्ट हो रहा था उससे उनको पता चल रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जब उस शाम को ब्रिटेन की कैबिनेट मीटिंग हुई तो उन्होंने एक टास्क फोर्स भेजने का फैसला किया। होम सेक्रेटरी विलियम वाइटलॉ ने यह कहा कि अगर उन्होंने टास्क फोर्स नहीं भेजी तो इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ जाएगा। इसी वजह से 5 अप्रैल को ब्रिटिश टास्क फोर्स पोर्ट्समथ से रवाना हुई। अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अलेक्जेंडर हेग 3 हफ्ते तक लंदन और ब्यूनोस आयर्स के बीच में बातचीत कराने की कोशिश कर रहे थे। अर्जेंटीनियन और ब्रिटिश गवर्नमेंट को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि बातचीत से निपटा लो, क्यों यहाँ पे लड़ाई चल रही है। पर इसमें वो अल्टीमेटली कामयाब नहीं हुए, क्योंकि दोनों साइड्स अपने अपने क्लेम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, नेगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं थी। ब्रिटेन चाहता था कि अर्जेंटीनियंस अपने सोल्जर्स को यहाँ से बाहर निकालें, और अर्जेंटीनियंस चाहते थे कि वो यहाँ से बाहर तब निकालेंगे जब ब्रिटेन इस बात की गारंटी दे कि इस पूरे आइलैंड के ऊपर अर्जेंटीनियन सोवरेनिटी के ऊपर बात की जाएगी। मतलब ब्रिटिश मानेंगे कि सोवरेनिटी यानी ओनरशिप अल्टीमेटली ये अर्जेंटीनियंस की ही है। तो क्योंकि कोई भी सुलह नहीं हो पा रही थी, 29 अप्रैल को इनकी टॉक्स फेल हो गए और यहाँ से वॉर ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। 1 मई की सुबह 4:30 बजे एक अकेले वल्कन बॉम्बर ने एसेशन आइलैंड से टेक ऑफ किया। ये फ्लाइट इतनी लंबी थी कि उसने रास्ते में 17 बार मिड एयर रिफ्यूलिंग की। पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट मार्टिन विदर्स ने पोर्ट स्टैनली एयरफील्ड पे 21 बॉम्ब्स गिराए, जिसमें से एक बॉम्ब जाके रनवे पे लगा। कुछ ही घंटों में सी हैरियर्स ने गूस ग्रीन और पोर्ट स्टैनली पर अर्जेंटीनियन पोजीशंस पे अटैक करना शुरू कर दिया। यहाँ से अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में एयर वॉर स्टार्ट हो गया था। ब्रिटेन ने फॉकलैंड आइलैंड्स के आसपास 200 मील तक मैरीटाइम एक्सक्लूजन जोन बना दिया था। इसका मतलब इतने रीजन में अगर कोई भी अर्जेंटीनियन शिप, कोई वेसल यहाँ पे आती है तो उसके ऊपर ब्रिटिश नेवी अटैक कर सकती है और ये इलीगल नहीं माना जाएगा। पर 2 मई की दोपहर को ब्रिटिश सबमरीन HMS कॉन्करर ने अर्जेंटीन शिप जनरल बेलग्रानो को एक्सक्लूजन जोन से बाहर 35 माइल्स के डिस्टेंस पे देखा और 5 टॉर्पीडोज फायर कर दिए, और इसमें से 2 टॉर्पीडोज एक्चुअली जाके हिट हुए, जिससे तुरंत ये शिप सिंक करने लगी और कुछ ही मिनटों में 200 अर्जेंटीनियन सोल्जर्स और सेलर्स मारे गए। शिप के कैप्टन बॉन्जो ने शिप अबैंडन करने का ऑर्डर दिया। शिप के सर्वाइवर्स ने बहुत बुरी हालत में तूफान के बीच में अपनी लाइफ बोट्स पे जितने समय वो हो सकते थे उन्होंने होल्ड ऑन किया। फिर जो रेस्क्यू शिप्स आई वो भी सब लोगों को यहाँ से रेस्क्यू नहीं कर पाई। फिर बहुत घंटों बाद जब इन सारे सोल्जर्स को रेस्क्यू किया गया और काउंटिंग की गई तो ये पाया गया कि बेलग्रानो के 368 क्रू मेंबर्स मारे जा चुके थे। इसके बाद
अर्जेंटीन नेवी के कैरियर्स और सरफेस फ्लीट तुरंत अपने पोर्ट पर वापस लौट गए और पूरे वॉर के दौरान वापस ब्रिटिश नेवी को ओपन सी में चैलेंज या उनको एंगेज नहीं किया। 2 दिन बाद 4 मई को अर्जेंटीन सुपर एटेंडार्ट जेट्स ने टास्क फोर्स पर 2 एक्सोसेट मिसाइल्स फायर किए। एक मिसाइल तो मिस हो गई, पर दूसरा सुबह 10 बजे HMS शेफील्ड के बीचों बीच जाके लगा। 21 लोग मारे गए और धीरे धीरे 10 मई को यह जहाज डूब गया। एक ऐसी शिप जिसको बनाया ही गया था एयर अटैक्स को रोकने के लिए, उनके खिलाफ डिफेंड करने के लिए, उस शिप को इस मिसाइल ने डुबा दिया। तो अभी तक जो ब्रिटिश ऑफिसर्स, सेलर्स, सोल्जर्स जिनको लग रहा था कि लड़ाई उतनी सीरियस नहीं है, अब वो पूरी तरह इस लड़ाई में कमिट कर चुके थे और ब्रिटेन के अंदर माहौल बन गया था कि अर्जेंटीना के साथ फुल फ्लेजेड वॉर शुरू हो चुका है। और इसीलिए ब्रिटेन ने डिसाइड किया कि एक लैंड इन्वेजन यहां करना पड़ेगा। 20 मई की रात को ब्रिटिश एम्फीबियस फोर्स घने कोहरे से होते हुए सान कार्लोस बे में एंटर करने लगी, जो लैंड के रास्ते से पोर्ट स्टैनली से 80 किलोमीटर दूर था। अर्जेंटीन प्लानर्स इस जगह को एक इम्पॉसिबल लैंडिंग साइट मानते थे, पर 21 मई को सुबह होने से पहले ही ब्रिटिश ट्रूप्स बीचेस पे लैंड करने लगे। फिर अर्जेंटीन एयरफोर्स वहां पहुंच गई और स्काई हॉक्स और मिराजेस की वेव्स बिल्कुल सी लेवल के थोड़ा ऊपर उड़ते हुए सीधा उन ब्रिटिश शिप्स पर टूट पड़ी। सिर्फ पहले ही दिन 12 अलग अलग अटैकिंग वेव्स में 72 अर्जेंटीन एयरक्राफ्ट ने हमला किया। HMS आर्डेंट हिट हुई और 22 लोग मारे गए। HMS आर्गोनॉट और HMS एंटेलोप भी हिट हुई। पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो अर्जेंटीन बॉम्बर्स ये बॉम्ब्स ड्रॉप कर रहे थे, प्लेन से बॉम्ब निकलने के बाद शिप पे हिट करने तक उतने टाइम में वो बॉम्ब आर्म ही नहीं हो पा रहे थे, यानी वो बॉम्ब एक्टिवेट ही नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि अर्जेंटीन फाइटर्स इतना नीचे फ्लाई कर रहे थे। नीचे फ्लाई करने की वजह से उनके बॉम्ब को आर्म होने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो इस तरह से अर्जेंटीन एयरफोर्स के अटैक ने ब्रिटिश फोर्स को यहाँ से हटा नहीं पाए और ब्रिटिश ब्रिज हेड यहाँ प्रॉपरली स्टैब्लिश हो गया। एक हफ्ते बाद 450 ब्रिटिश पैराट्रूपर्स को गूस ग्रीन सेटलमेंट पर कब्जा करने का ऑर्डर मिला। इंटेलिजेंस के मुताबिक वहां एक कमजोर अर्जेंटीन बटालियन थी, पर उन्होंने ग्राउंड पे एक अलग रियलिटी देखी। यहाँ पे एक कमजोर अर्जेंटीन बटालियन नहीं, बल्कि लगभग 1800 डिफेंडर्स थे। रात भर यहाँ लड़ाई चली। इस लड़ाई में ब्रिटिश CEO मारे गए, पर अगले दिन की सुबह अर्जेंटीन CEO ने सरेंडर कर दिया। इस लड़ाई में UK के 17 और अर्जेंटीना के 50 लोग मारे गए और ब्रिटेन ने 1200 अर्जेंटीन सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया। लेट मई से लेकर जून तक रॉयल मरीन्स और पैराट्रूपर्स आइलैंड के पार पोर्ट स्टैनली की तरफ मार्च करते रहे। 8 जून को लैंडिंग शिप HMS सर गैलाहेड दिन के उजाले में बिना किसी एयर कवर के फिट्जरॉय पर ट्रूप्स उतार रही थी। अर्जेंटीन जेट्स ने उस पर बॉम्बिंग की। 33 वेल्श गार्ड्समैन और 18 सेलर्स और सोल्जर्स मारे गए। अर्ली जून तक दोनों ब्रिटिश ब्रिगेड्स पोर्ट स्टैनली को घेरने वाली पहाड़ियों पर पहुंच चुकी थी। उन पहाड़ियों के अंदर अर्जेंटीन जनरल मेनेंडेस 8400 जवानों के साथ फोर्टिफाइड पोजीशंस, माइनफील्ड्स और आर्टिलरी लेकर टिके हुए थे। 11 जून की रात को ब्रिटिश फोर्सेस ने 3 साइमल्टेनियस अटैक शुरू किए। 45 कमांडो ने 2 सिस्टर्स कैप्चर किया, 42 कमांडो ने माउंट हैरियट लिया और 3 पैरा ने माउंट लॉन्गडॉन पर कब्जा कर लिया। 13 जून की रात को 2 पैरा ने वायरलेस रिच पर कब्जा किया और स्कॉट्स गार्ड्स ने पूरी रात माउंट टम्बल डाउन के लिए लड़ाई की, जो इस वॉर की सबसे हेविली डिफेंडेड अर्जेंटीन पोजीशन थी, जहां उनके 9 लोग मारे गए और 43 घायल हुए। पर अल्टीमेटली इस लड़ाई में भी ब्रिटिश की ही जीत हुई। 14 जून की सुबह तक अर्जेंटीन लाइन्स यहाँ टूटने लगी। तो अर्जेंटीन कमांडर मेनेंडेस ने सीधे प्रेसिडेंट को फ़ोन लगाया, जो उनके जनरल थे, और कहा कि यहाँ पे और लड़ने का फ़ायदा नहीं है, बेमतलब बहुत लोगों की जाने जाएंगी। तब प्रेसिडेंट ने कहा कि जितनी भी फोर्स तुम्हारे पास बची है, जितना भी असला बचा है, उस सब को लेके एक फाइनल काउंटर अटैक करो और यहाँ पे आर्या पार कर दो। इस ऑर्डर को कमांडर मेनेंडेस ने इग्नोर किया और अपनी बची कुची फोर्स को लेके ब्रिटिश के सामने सरेंडर कर दिया। इस लड़ाई में ब्रिटिश के 255 लोग मारे गए और अर्जेंटीना के 649, जिसमें से 368 लोग सिर्फ उनकी शिप बेलग्रानो के डूबने के टाइम मरे थे। जिस ऑब्जेक्टिव के साथ अर्जेंटीना की टॉप मिलिट्री लीडरशिप इस लड़ाई में घुसे थे, वो ऑब्जेक्टिव फेल हुआ और इसी की वजह से इस हार के बोझ के तले उनकी सरकार पूरी तरह टूट गई। उसके बाद अर्जेंटीना एक डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने लगे और अल्टीमेटली इस लड़ाई में ब्रिटिश जीत की वजह से फॉकलैंड आइलैंड पे ओनरशिप ब्रिटिश की बनी रही।
मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए अपनी सारी रिसर्च की है इस किताब से, द बैटल फॉर द फॉकलैंड्स। इसको लिखा है एक बहुत फेमस हिस्टोरियन मैक्स हेस्टिंग्स ने। तो मैंने इस वीडियो के अंदर जो भी बातें की उनको अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं, कोई डिटेल या कोई स्टैटिस्टिक चेक करना चाहते हैं, तो इस किताब को आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जियो पॉलिटिक्स के एंगल से देखा जाए तो फॉकलैंड आइलैंड्स एक बहुत कमाल की केस स्टडी है, क्योंकि अगर 1982 में हॉस्टिलिटीज़ शुरू नहीं होती तो ब्रिटेन ऑलरेडी उस डायरेक्शन में जा रहा था कि वो फॉकलैंड आइलैंड से अपना हाथ खींच लेते। 17 साल से नेगोशिएशन हो रहे थे और नेगोशिएशन अर्जेंटीना के ही पक्ष में जा रहे थे। पर देखिए कैसे लास्ट मोमेंट पे एक इवेंट हो गया, वो अर्जेंटीनियन मर्चेंट वाला, और उसकी वजह से सडनली कैसे लोग भड़क गए और फिर अर्जेंटीनियन कमांडर ने अपनी फोर्स वहाँ भेज के ऐसा कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर दिया जो कि होने के कोई चांसेस ही नहीं थे। और कमाल की बात देखिए, ब्रिटिश शिप्स जो इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करने वाली थी उनमें से बहुत सारी शिप्स तो ऐसी थी जिनको या तो ब्रिटिश लोग कबाड़ी में बेच रहे थे, मतलब स्क्रैप यार्ड भेज रहे थे, या फिर उनमें से कुछ शिप्स को ब्रिटेन बाकी देशों को बेचने वाले थे। एक शिप थी जो कि इस कैंपेन में यूज़ हुई। अगर ये लड़ाई नहीं होती उसके कुछ ही टाइम पहले वो शिप जाने वाली थी ऑस्ट्रेलिया, वो शिप बिक चुकी थी। तो क्लियरली नज़र आता है कि ब्रिटेन का इस कॉन्फ्लिक्ट में एक मेजर मिलिट्री एस्केलेशन करने का पहले से कोई इरादा नहीं था। और इसीलिए जब पहली फोर्स अर्जेंटीना की वहाँ पहुँची तो पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह सकपका गई, और अर्जेंटीनियंस भी, अर्जेंटीनियन एडमिरल अमाया भी इस बात को एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे कि ब्रिटिश एक्चुअली अपनी टास्क फोर्स वहाँ भेज देंगे। पर इस सारी चीज़ में बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि क्रेडिट दिया जाता है उस समय की ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर को। उनके मंत्री, उनके एडवाइजर्स, बहुत सारे उनके कैबिनेट के लोग ऐसा कह रहे थे कि हमको वहाँ पे टास्क फोर्स भेजने की ज़रूरत नहीं है, हम इनको धमकाएंगे अगर तो हमारी धमकी से ये थोड़ा ड्रॉ डाउन करेंगे, थोड़ा पीछे हटेंगे। पर मार्गरेट थैचर इस बात के लिए बहुत इंसिस्टेंट थी, वो टिकी हुई थी इस बात पे कि जब तक हम अपनी फोर्स एक्चुअली नहीं भेजेंगे तब तक ये बात सॉल्व नहीं हो पाएगी, डिप्लोमेसी से बात हल नहीं होगी। और क्योंकि अल्टीमेटली इसमें ब्रिटेन की जीत हुई तो 1982 के बाद अगले साल जब इलेक्शंस हुए ब्रिटेन के अंदर, तो जैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्गरेट थैचर बहुत बड़े मार्जिन से इलेक्शन में जीती थी। फिर आगे जाके 1990 तक मार्गरेट थैचर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बनी रही और उनको आयरन लेडी भी कहा जाता है। और उसमें एक बहुत बड़ा उनकी इस इमेज के पीछे जो कारण है वो फॉकलैंड वॉर ही है। अगर फॉकलैंड आइलैंड्स के ओनरशिप की बात करें तो जैसा मैंने आपको पूरा टाइमलाइन बताया, पहले यहाँ पे ब्रिटिश आदमी आके गुजरा था, कुछ सेटलमेंट नहीं बनाया, फिर फ्रेंच ने पहला सेटलमेंट बनाया, फिर उसको स्पेन को बेचा, फिर स्पेन से अर्जेंटीना बना, अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में बहसबाजी होती रही। इस पूरी टाइमलाइन को अगर आप देखें, आपकी क्या राय है इसमें कि किसको ये कहना चाहिए कि ये आइलैंड उनके हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप जिज्ञासुओं को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल के मेंबर बनने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप मेंबर बनते हैं तो आपको कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस का एक्सेस मिलता है। मेंबर बनने के लिए सब्सक्राइब के बिल्कुल साइड में ज्वाइन बटन है, उसको क्लिक करिए आप, तो आपको नजर आएगा कि मेंबर बनने के बाद आपको क्या क्या पर्क्स मिलते हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं।